नमस्ते। आप सबों का हमारी पॉलिटी चैनल पे आपका स्वागत है, जिसका उद्देश्य है पॉलिटी को सरल बनाना, आसान बनाना। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिसके आर्टिकल 12 और 13 को हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसी में हम लोग आज पहले मौलिक अधिकार, फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 टू 18 में आपको देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहला अधिकार, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। बहुत ध्यान से समझेंगे, जानेंगे इसको क्या होता है राइट टू इक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 14 जो हम बात करते हैं, इसमें राइट टू इक्वालिटी, कानून का इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हैं, यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से इसको लिया गया है। यूके से लिया गया है। और ये वाला जो पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे बिल ऑफ राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो दैट इज इंस्पायर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स है, उससे हमारा पूरा फंडामेंटल राइट का चैप्टर जो है प्रभावित है, कह सकते हैं। इसमें अगर हम इक्वालिटी में दो पार्ट में बांटेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये इंग्लैंड से प्रभावित है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, क्यों ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको हम लोग आज समझेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, सभी के ऊपर कानून समान रूप से लागू होगा, सभी के ऊपर कानून समान रूप से लागू होगा। यानी कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, राष्ट्रपति हो, सामान्य नागरिक हो, कोई एमपी हो, एमएलए हो, या कोई साधारण व्यक्ति हो, वोटर हो, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, किसी को प्रिविलेज्ड नहीं माना जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट आप नहीं पहनते हैं, या फिर लाल बत्ती को आप क्रॉस कर जाते हैं, रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं, सिग्नल पे आप रुकते नहीं हैं, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बीएमडब्ल्यू से आने वाला व्यक्ति हो या बाइक से चलने वाला व्यक्ति हो, दोनों अगर कानून का उल्लंघन करता है, तो अगर 500 रुपए पेनाल्टी अगर है, या 1000 रुपए पेनाल्टी अगर फाइन है, तो दोनों व्यक्ति से 1000 रुपए ही वसूले जाएंगे। किसी को एक्सेप्शन या अपवाद में नहीं रखा जाएगा, सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब ही यही है। और जब इसके संरक्षण की बात करें हम, यानी सभी लोग कानून के नजर में समान है, यानी अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, मान लीजिए आप कानून से आप क्षुब्ध हैं, आपको कुछ सजा दी गई, उससे आप क्षुब्ध हैं, या कोई आपके ऊपर कार्रवाई की गई, उससे आप क्षुब्ध हैं, परेशान हैं, तो कहां जाएंगे आप? तो सामान्य न्यायालय है आपके पास, सामान्य न्यायालय है, और सभी लोगों के लिए वही एक न्यायालय है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए अलग न्यायालय है, कुछ लोगों के लिए अलग न्यायालय है, जहां वो प्रोटेक्शन लेंगे, अपने को संरक्षण उनको मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कॉरपोरेट का बहुत बड़ा टाइकून हो, बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो, या कोई साधारण व्यक्ति हो, दोनों को जो जस्टिस, न्याय मिलेगा, सामान्य जो जुडिशियरी है, एक ही जुडिशियरी है सबों के लिए। कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, जैसे एक्सेप्शन की बात करें तो मिलिट्री के लिए अपना अलग कोर्ट है, और सामान्य नागरिक, सिविल जो कोर्ट है वो सबके लिए, बाकी नागरिकों के लिए है, बाकी जनता के लिए है, वो देश में रहते हैं उनके लिए अलग कोर्ट है, और उसी में सबको न्याय मिलता है। एक अपवाद है आपका मिलिट्री का कोर्ट। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में क्या है कि जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं उनका अलग कोर्ट चलता है, और सामान्य व्यक्तियों का अलग कोर्ट चलता है। लेकिन ब्रिटेन में जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसमें एक ही कोर्ट है जहां पे आपको सभी व्यक्तियों को न्याय मिलेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, जो ब्रिटेन से जो हम लेते हैं, कि रूल ऑफ लॉ की भी यहाँ पे बात आती है, कि कानून का शासन, विधि का शासन,
एबी डाइसी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, रूल ऑफ लॉ, कानून विधि के द्वारा शासन, विधि का शासन। तो ये आर्टिकल 14 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला भाग आपको उससे निकल के आता है कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन, इसी पार्ट से निकल के आता है कि कानून के द्वारा शासन होगा और कानून के समक्ष सभी लोगों को समान ट्रीट किया जाएगा, इक्वल ट्रीट आप करेंगे। अब समस्या यह है कि कोई भी अधिकार की बात कर लें आप, किसी भी मौलिक अधिकार की बात कर लें, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट नहीं हो सकता यानी आत्यंतिक नहीं हो सकता। उसमें आप कुछ ना कुछ अपवाद, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रखते हैं। हर एक अधिकार में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ अपवाद हैं। यहां भी हमारे सामने अपवाद हैं। इसमें राष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स भारत के वैसे भी नागरिक नहीं है भारतीय, वो तो यहाँ पे विदेशों से आए हैं, वो विदेश के दूत हैं। अगर कोई भी अपराध करते हैं तो उनके देश में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस देश में उनको प्रोटेक्शन, संरक्षण प्राप्त है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन नेशन एंड द स्टेट रिस्पेक्टिवली। सबसे जो हम कहते हैं प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रमुख है राज्यों में। इन दोनों को इम्यूनिटी मिली हुई है 300 आर्टिकल 368 के तहत कि यदि जब ये लोग पद पे हैं, जब ये पद धारित करते हैं, पद में आए हुए हैं, तो इनके ऊपर जो कोई कार्रवाई चल रही थी तो इस टेन्योर के दौरान उसको रोक दी जाएगी। नई कोई भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं चलाई जाएगी जब तक ये टेन्योर में है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। सिविल मामले में 60 दिनों की नोटिस को देकर आप सिविल मामले में प्रोसीडिंग ले सकते हैं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं। क्रिमिनल मामले में इनको इम्यूनिटी है। टेन्योर खत्म होने के बाद आप इनको फिर से, इनके ऊपर जो कोई आरोप है, क्रिमिनल मामला है, तो उसको चलाया जा सकता है। क्योंकि वो संवैधानिक कार्य करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इसलिए इनको इम्यूनिटी दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के समक्ष समान है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सजा सबको समान दी जाएगी, एक जैसे सजा का प्रावधान होगा। कोई चोरी करता है, चोरी करने वाले इंसान सभी को एक जैसी सजा होगी। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा है, पीएचडी स्कॉलर है, तो उसको आप कम सजा देंगे, जो इलिटरेट है उसको ज्यादा सजा देंगे। कानून की नजर में सब लोग समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये जो आर्टिकल 14 है, डायरेक्ट एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, जो हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दिया है, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर आप देखें तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 to 18 में इसको इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। प्रियम्बल में जो हमारा उद्देश्य है, पर्पस है, जो हम लोग जिस सिद्धांत की बात करते हैं, इक्वालिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, उसको यहाँ पे लागू करने की बात आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को लेके काफी कंफ्यूजन होता है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जब हम बात करते हैं, यानी विधि का समान संरक्षण, यूएस से लिया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें तो ये कहता है कि समान परिस्थिति अगर हो तो आपके साथ समान व्यवहार होगा। कानून के समक्ष समानता सिर्फ अगर आप दे देंगे, अगर सबको एब्सोल्यूट इक्वल ट्रीट करने लगेंगे, यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसका कर देंगे किसी भी कानून का, तो फिर कहते हैं कि अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। कैसे? अगर आप असमान परिस्थिति में जो लोग हैं, एक जैसी परिस्थिति नहीं है, कोई हिल पे रहता है, कोई मैदानी भाग में रहता है, कोई हिली टेरेन में रहता है, कोई प्लेन एरिया में रहता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी की आय कम है, किसी की आय बहुत ज्यादा है, शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति दुर्बल है, निर्बल है, और कोई समर्थवान है, सबों को आप एक तराजू में कैसे तौलेंगे? यानी कि कानून में भी आपके कुछ न कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, युक्ति संगत आप वर्गीकरण करके अलग अलग व्यवहार आप कर सकते हैं। तो ये जो कहता है कि समान परिस्थिति में ही आपके साथ समान व्यवहार होगा। अगर आपके सर्कमस्टांसेस इक्वल हैं, देन यू विल बी ट्रीटेड इक्वली। इन इक्वल सर्कमस्टांसेस देयर इज अ गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। समान परिस्थिति में समान व्यवहार की बात यहां पे हम लोग करते हैं। और समान के साथ समान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार अगर आप नहीं करेंगे तो अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। और तर्क संगत वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड इन द लॉ। आर्टिकल 14 के तहत आप रीजनेबल, तर्क संगत क्लासिफाई करके लोगों को अलग अलग व्यवहार, अलग अलग ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। इसमें उदाहरण से ही आपको स्पष्ट होगा, क्लैरिफिकेशन होगा, इसलिए हम लोग उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट है हमारे पास। आय के आधार पे आप टैक्स की गणना करते हैं हम लोग, आय के आधार पे।
आय। आय या इनकम, इनकम के बेसिस पे हम लोग टैक्स लगाते हैं, टैक्स या कर लगाते हैं हम लोग। तो अगर एक कानून ऐसा होता कि अगर फर्स्ट पार्ट को ही सिर्फ लेते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कितनी भी इनकम हो फ्लैट 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये भी एक कानून हो सकता था और पहले पार्ट के हिसाब से बिल्कुल वैलिड है। लेकिन आप देखिए कि कोई व्यक्ति 4-5 लाख रुपए सालाना कमाता है, 30,000 से 40,000 उसका मंथली सैलरी है, और कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, यानी उसकी करोड़ों में सैलरी है, 1 करोड़ से ज्यादा वो साल में कमाता है। दोनों को 30% टैक्स देना है। तो जो 4 लाख पर एनम कमा रहा है, 4 लाख पर एनम कमा रहा है, उसका अगर 30% कैलकुलेट करें तो 1,20,000 उसको टैक्स में ही चला जाएगा। उसके पास बचेगा क्या? बहुत कम बचेगा। तो आपको कानून ही कहता है कि आप रीजनेबल, तर्कसंगत क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आय के आधार पे आप क्लासिफाई कर लीजिए। यानी आप देखेंगे इनकम टैक्स में जो वर्गीकरण किया जाता है कि 12 लाख से कम, 12 लाख से कम इनकम है आज के रेट में, तो क्या है? जीरो टैक्स, जीरो। अगर आपका इनकम लेस देन 12 लाख आपका इनकम है तो जीरो टैक्स, और मोर देन 12 लाख है तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। अब जो टैक्स स्लैब है हमारा, आप देखेंगे कि अलग अलग 5% है, 10% है, 15% है, 20% है, 25% है, 30% है। यानी जिसको सबसे कम आय है उसको सबसे कम टैक्स, जिसको ज्यादा आय है उसको आप ज्यादा टैक्स लेंगे। तो क्या ये क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं आय के आधार पे, जस्टिफाइड है? बिल्कुल, आप तर्कसंगत कह सकते हैं कि जिसको कम आय है भाई उसको कम टैक्स लो। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, आप बिल्कुल एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियां अलग अलग हैं। कोई बहुत पैसा कमा रहा है, कॉर्पोरेट है, उनका हजारों करोड़ में प्रॉफिट है, टर्नओवर है, उनसे आप 30% ले तो जायज है, जस्टिफाइड है। जो व्यक्ति 2-3 लाख रुपए ही कमा रहा है उससे आप 30% ले ही लेंगे तो उसके पास जीवन यापन के लिए क्या बचेगा? तो इस आधार पे हम एक्सेप्शंस, अपवाद कह सकते हैं, या रीजनेबल क्लासिफिकेशन, तर्कसंगत क्लासिफाई करके लोगों को अलग अलग तरीके से हम उनके साथ बर्ताव या व्यवहार कर सकते हैं। इक्वल सरकमस्टांसेस में इक्वल व्यवहार। 12 लाख से कम है तो जितने लोग हैं उन सब के साथ हम इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे, उनके साथ बराबर समान व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि 9 लाख वाले को कुछ टैक्स लेंगे और 12 लाख वाले को छोड़ देंगे। जो भी 12 लाख से कम है सभी लोग एक समान है, उनकी परिस्थितियां समान है, तो वैसी परिस्थिति में उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की गारंटी है। 12 लाख से ऊपर वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार है। दोनों में अलग अलग व्यवहार आप कर सकते हैं, अलग अलग रेट ऑफ टैक्स डिसाइड कर सकते हैं। इसी आधार पे, इसी तर्क पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग सोसाइटी में जो बीपीएल और एपीएल का जो कॉन्सेप्ट है, बीपीएल फैमिली, एपीएल फैमिली, एबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, ये भी एक क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं बीपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, एंड बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये क्लासिफिकेशन सही है नहीं? इनको हम टारगेटेड तरीके से, टारगेटेड बेनिफिशियरी मान के इनको हम लोग आवास देते हैं, भोजन देते हैं, फ्री में राशन देते हैं, सब कुछ देते हैं। एबव पॉवर्टी लाइन वाले को सरकार से उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जितना इनको मिलती है। अब आजकल जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है यूनिवर्सल, सबको बिजली माफ, 200 यूनिट तक सबको फ्री कर दीजिए। 200 के ऊपर अगर आप जाएंगे, ये भी एक वर्गीकरण है। 200 यूनिट के नीचे सभी लोग समान हैं, सबको कोई बिल नहीं आएगा। 200 के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे आपसे पैसा लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। ये भी एक क्लासिफिकेशन है। जो राशन दिया जाता था, हाँ अभी तो खैर कोरोना के बाद अलग सिस्टम चल रहा है। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग हैं उनको हम लोग मुफ्त में राशन देंगे या कम पैसे में लेके राशन देंगे। जो एबव पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास फ्री में या फिर कम पैसे में राशन नहीं मिलेगा। तो या क्या ये वर्गीकरण उचित है? नहीं है। आय के आधार पे यहां भी देखिए कि आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो कानून में अलाउड है कि आप आय के आधार पे वर्गीकरण कर सकते हैं। उसी तरह सोशल स्टेटस के आधार पे, सामाजिक स्टेटस के आधार पे आप कास्ट बेस्ड जो इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए अलग, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सोसाइटी को बांटा जाता है जनरल कैटेगरी में, जनरल, सामान्य, सामान्य वर्ग, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी,
पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इतने सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने आज के डेट में कर दिए हैं। लोगों को इस श्रेणी में बांट देंगे और एडमिशन में या फिर सरकारी नौकरियों में हमने इतने सारी श्रेणियों में बांटा है। और हम लोग जनरल को कोई आरक्षण नहीं, एससी के लिए कुछ आरक्षण, एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण है। तो ये सेकंड वाला पार्ट है कि समान परिस्थितियों में आपके साथ समान व्यवहार होगा। यानी ये लोग, इनको हम मान के चलते हैं कि ये लोग वेल ऑफ हैं, ये लोग बेटर प्लेस्ड हैं सोसाइटी में, इनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन बेटर है कंपेयर टू एससी एसटी, बाकी जो कम्युनिटी है, इसलिए इनको वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा, इनको वो रिजर्वेशन से हम बाहर रखेंगे, रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखेंगे। ये लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, ये लोग थोड़े पिछड़े तबके के लोग हैं, इनके साथ सामाजिक या ऐतिहासिक रूप से इनके साथ गलत हुआ है, तो इनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो वैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कैटेगराइजेशन करके हमने इनको आरक्षण दिया है, जनरल कैटेगरी से अलग रख के। तो क्या ये वर्गीकरण उचित है, क्या ये क्लासिफिकेशन जस्टिफाइड है? संविधान में लिखा हुआ है, और ओबीसी का जो था वो मंडल जजमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, ओबीसी का वर्गीकरण उचित है। ईडब्ल्यूएस भी नया एक एंट्री है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, उनको एक अलग श्रेणी बना के उनको भी 10% आरक्षण देने की बात की गई है। तो क्या ये वर्गीकरण है या नहीं उचित, ये आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि सरकार ने जो ये आपने ईडब्ल्यूएस को के मामले को चैलेंज किया भी गया था कि ये श्रेणी जो बनाया गया है ये गलत है। इसमें जो आप आर्थिक रूप से गरीब बच्चे हैं, एससी एसटी के जो गरीब बच्चे हैं उनसे आप भेदभाव कर रहे हो। आर्थिक रूप से पिछड़े तो एससी एसटी भी हैं, तो उस ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ये एससी एसटी को भी रखना चाहिए था, ओबीसी श्रेणी को भी रखना चाहिए था। यानी क्योंकि गरीब का मतलब सब लोग गरीब हैं, आय के आधार पर अगर गरीबी की बात करें तो चाहे वो सामान्य श्रेणी का हो, किसी की भी श्रेणी का हो, वो गरीब ही है, तो क्यों नहीं इस 10% में एससी एसटी ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो क्लासिफिकेशन ईडब्ल्यूएस का है वो जस्टिफाइड है, तर्कसंगत है। एक सेपरेट कैटेगरी बनाया गया है ईडब्ल्यूएस, जो जनरल श्रेणी में आते हैं उनके लिए, और जनरल श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण है। तो सरकार ने ये जस्टिफाइड वर्गीकरण किया है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया है और जस्टिफाइड है। तो सेकेंड वाला पार्ट आपको लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रख के और अलग अलग व्यवहार, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को अलाउ करता है। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट तो होना भी चाहिए। अगर आप देखिए, सबकी परिस्थितियां एक नहीं होती है, सबके इनकम एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी जाति एक समान नहीं है, सभी के धर्म अलग अलग हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, कहीं पे डिफिकल्ट टेरेन है, कहीं पे आसान टेरेन है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो दर्जा दिया था, विशेष राज्य का दर्जा, सामान्य श्रेणी के राज्य हैं और विशेष राज्य का दर्जा 11 राज्यों को दिया गया है जो हिली टेरेन है, बॉर्डर एरिया पे रहते हैं। तो ये वर्गीकरण भी उचित है। तो कहने का मतलब है कि लॉ का आप यूनिवर्सल, एक जैसा, एक रूपता अप्लाई करेंगे तो वो उससे अन्याय होगा। एक कहावत भी है, आप लोग जानते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यानी सभी चीजों का दाम एक समान, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी के दुकान में ही देखेंगे कि आलू का प्राइस कुछ और है, प्याज का प्राइस कुछ और है, गोभी का प्राइस कुछ और है, परवल का प्राइस कुछ और है। अलग अलग होगा ना, अलग अलग चीजें हैं तो उसके दाम भी अलग अलग होंगे, उससे रेट आपसे अलग मांगा जाएगा। वैसे ही लोग भी भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट लोग डिमांड करते हैं कि उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट हो। अब आप देखिए कि एससी कैटेगरी में जो भी आएगा उनके साथ एक जैसा व्यवहार, 15% आरक्षण है तो सबको मिलेगा, जो भी एससी कैटेगरी के आते हैं उनको मिलेगा। यहाँ 7.5% है एसटी को, तो जो भी एसटी कम्युनिटी में आते हैं सबके साथ एक व्यवहार होगा। अब ये जनरल वाले ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि एससी को आरक्षण मिला, हमें आरक्षण नहीं मिला। चैलेंज हो ही सकता है, क्योंकि इक्वालिटी का वायलेशन है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करें अगर हम लोग, आत्यंतिक समानता की बात करें, तो ये वायलेशन ऑफ इक्वालिटी है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो सेकेंड जो पार्ट है वो कहता है कि सिमिलर ट्रीटमेंट विथ इफ यू आर सिमिलरली प्लेस्ड, समान परिस्थितियों में ही समान व्यवहार की बात करेंगे, अदरवाइज न्याय नहीं होगा, इनजस्टिस होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी जो भेदभाव करने का जो आधार है वो भौगोलिक आधार हो सकता है, ज्योग्राफिकल हो सकता है, आर्थिक आधार हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, आयु लिंग के आधार पे भी आप कर सकते हैं, जेंडर के बेसिस पे विमेन चिल्ड्रन के लिए विशेष प्रावधान आप कर सकते हैं, इसको हम भेदभाव नहीं मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 14 के बाद 15 एंड 16, इसको एक साथ हम डील करेंगे। एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर है, उसको हम लोग समझ लेंगे।
आर्टिकल 15 जो है कुछ प्रोहिबिट करता है, कुछ नहीं करने को कहता है, नकारात्मक तरीके से बात करता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एटसेट्रा। और ये जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। और 15 कहता है कि कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा सामाजिक स्थलों में, सामाजिक संस्थानों में, सामाजिक सोशल जो जैसे पॉन्ड्स हैं, जैसे रिवर्स हैं, वेल हैं, रेस्टोरेंट पब्लिक नेचर है, पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस हैं, यहाँ पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसका आधार सिर्फ धर्म, जाति ये सब नहीं होना चाहिए, रिलीजन, कास्ट आदि आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थलों पे। अपॉर्चुनिटी जो 16 है उसमें अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है, समानता के अवसर की बात की जाती है। 15 और 16 को हम लोग एक साथ देख लेते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए चीजों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए 15 क्या कहता है। 15 जो आपका 1 लिखा हुआ है वो सब क्लॉज 1 है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स, यानी ये आर्टिकल सिर्फ नागरिकों के लिए है। 14 में की बात करें हम तो वो सबों के लिए है, नागरिक गैर नागरिक सभी के लिए है। पीपल जो भी इस देश में रहते हैं उनके साथ आप इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। यहां आप देखिए कि सिटीजन बड़े मैंने बोल्ड करके लिखा है, सिटीजन नागरिक, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें एक तो शब्द जानने वाला है कि नागरिक, ये अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है ओनली, केवल, यानी केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव करने का आधार रिलीजन, कास्ट, आपका जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ जहां आपका जन्म हुआ है, इस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ओनली वर्ड का मतलब है यानी कुछ और आधार है, कुछ अन्य आधार है, इस आधार पे आप भेदभाव कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 15 को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि शैक्षणिक संस्थान जो पब्लिक स्पेस है, हाँ सेक्युलर स्पेस है, शैक्षणिक संस्थान हायर एजुकेशन में आप एडमिशन में रिजर्वेशन देते हैं, उसमें आप एडमिशन देते हैं बच्चों को। स्कूल में, स्कूल है उसमें आप बच्चों को एडमिशन लेते हैं, वहां आप धर्म, जाति इस आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। ये जो इसमें जो 4-5 जो आधार हैं, इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि किसी सिर्फ एक धर्म को आप एडमिशन ले, दूसरे धर्म को आप एडमिशन लेने से मना कर दें, किसी एक जाति विशेष को आप बोलें कि हम सिर्फ इसी जाति को पढ़ाएंगे, दूसरी जाति को आप नहीं पढ़ाएंगे, ये आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सबको आपको एडमिशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एमबीबीएस करने जा रहा है, एमबीबीएस वाले कॉलेज में जा रहा है, तो वहां धर्म जाति तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो तो कहेगा ना कि मिनिमम आपके पास 12th क्लासिफिकेशन होना चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए, मिनिमम इतने परसेंटेज होने चाहिए। यानी इस आधार के अलावा शैक्षणिक योग्यता, आपका मार्क्स, एग्जाम में क्वालिफिकेशन, एग्जाम में इतने परसेंटेज मार्क्स लाना, मेरिट में इतने रैंक तक लाना, तभी हम आपसे एडमिशन लेंगे, तो वो भेदभाव अलाउड है। जैसे आप यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, स्टेट पीसीएस की परीक्षा देते हैं, तो उसमें क्या क्राइटेरिया है, सिर्फ ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें से तो कोई आधार नहीं है, शैक्षणिक आधार इसमें नहीं है। पुलिस फोर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं, पुलिस में या फिर फोर्स में अप्लाई करते हैं, तो फिजिकल फिटनेस की टेस्टिंग होती है, या एसपी आईपीएस बनने के लिए एक पर्टिकुलर हाइट की आवश्यकता है। फिजिकल फिटनेस आपको दौड़ाया जाता है, अगर आप इंस्पेक्टर या दरोगा में बहाली में जाते हैं तो 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है, आप दौड़िए तभी आपको हम मानेंगे। तो फिजिकल फिटनेस भी एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं, तो ये उसका आधार नहीं है। तो 15 में सिर्फ कहता है कि सिर्फ इसी आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे कि कोई किसी धर्म के आधार पे, किसी की जाति के आधार पे, उसके जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। उसी के पैरेलल अगर आप 16 में देखें तो 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम समानता का अवसर प्रदान करेंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है ये, समानता का अवसर। जैसे कि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, लाखों कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, लाखों में से कुछ लोग, चंद लोग सेलेक्ट होते हैं, 1000 में सेलेक्ट होते हैं, 1000 लोग सेलेक्ट हुए, लाखों लोग एग्जाम दिए, यानी उन लाखों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू गेट क्वालिफाइड।
सबको आप अवसर देंगे, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है सब लोग आवेदन दे सकते हैं। परीक्षा पास कीजिए, आपको भी उस 1000 में शामिल होने का समान अवसर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब सबको आप इक्वल नहीं बना सकते हैं, सबको सरकारी नौकरी आप दे नहीं सकते हैं, उतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि लाखों लोगों को आप एक साथ सरकारी नौकरी में भर्ती कर लें। लेकिन आप समानता का अवसर प्रदान करेंगे। पब्लिक जितने भी पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक जितने भी पब्लिक फंक्शंस हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उसमें आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे कि सबको मौका मिले गवर्नमेंट में शामिल होने का। तो समान अवसर की बात करता है ये। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। अभी हमने देखा कि 5 ग्राउंड उसमें दिए हुए थे 15 में, इसमें 2 एडिशनल ग्राउंड दिए गए हैं। उस 5 के अलावा ये 2 एडिशनल ग्राउंड है, एक डिसेंट और एक रेजिडेंस। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, तो इसमें 2 वर्ड जो है नया है। 5 के अलावा यहाँ पे +2 यानी 7 क्राइटेरिया है। 7 क्राइटेरिया के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी स्टेट पीसीएस का जो फॉर्म आता है, जैसे मान लीजिए यूपी का आया या बिहार का आया, उसमें आप ये आधार नहीं रख सकते कि सिर्फ बिहार के नागरिक, बिहार के रहने वाले लोग, रेजिडेंस मतलब बिहार में निवास करने वाले, बिहार की नागरिकता नहीं हो सकती, भारत की नागरिकता होती है, सॉरी। तो बिहार में निवास करने वाले लोग ही इस नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। ये आधार बीपीएससी या यूपीपीसीएस नहीं कर सकता है। रेजिडेंस के आधार पे अगर कानून बनाना हो, जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट को, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात कर लें, कि वहीं के लोगों को नौकरी मिलेगी, तो ये पावर जो है, ये जो शक्ति है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। संसद कानून बना के रेजिडेंस एक क्राइटेरिया रख सकता है सरकारी नौकरी में। स्टेट पीसीएस या स्टेट में जो नौकरियां हैं उसमें रेजिडेंस के आधार पर अगर रोजगार आपको चाहिए तो पार्लियामेंट, संसद कानून बनाएगा। स्टेट के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि उसमें कई सारे थे, और इसमें जो है 2 एडिशनल चीजें ऐड की गई हैं। वो है आपका डिसेंट एंड रेजिडेंस, उद्भव और निवास के आधार पे 2 एडिशन है। बाकी इसमें जो 15(2) में है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स एटसेट्रा। सार्वजनिक स्थलों पे आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें आपको एक स्टोरी पता होनी चाहिए। क्लेसियस क्ले के बारे में अगर आप जानते हैं कि मुक्केबाज थे वो, यूएस के लिए गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने ओलंपिक में। क्लेसियस क्ले उनका नाम था। गोल्ड मेडल जीतने के बाद, और वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ब्लैक कम्युनिटी, वहां पे रेसिज्म हुआ करता था पहले उस समय। उसके बाद अपने अधिकारों के लिए उनको फाइट करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। सिविल राइट्स मूवमेंट वहां होते हैं, और फिर उन ब्लैक लोगों को इक्वल राइट्स मिलते हैं लाइक वाइट्स, तो फाइट करना पड़ा। तो ये ब्लैक थे, ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन मुक्केबाज थे, गोल्ड मेडल जीत गए। इनको बहुत प्राउड फील होता था, पूरे टाइम गोल्ड मेडल पहने रहते थे और कभी उसको शरीर से अलग नहीं करते थे। रेसिज्म का दौर था उस टाइम, तो ये किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बैठते हैं। वहां के वेटर ने आके कहा कि यहाँ हम लोग सिर्फ व्हाइट लोगों को सर्व करते हैं, ब्लैक लोगों को सर्व नहीं करते हैं। इनको बहुत अपमानजनक महसूस हुआ, किसी भी व्यक्ति को होगा, स्वाभाविक सी बात है। इन्होंने अपना मेडल भी दिखाया कि मैं इस कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीता हूं और आप कह रहे हो कि बाहर जाओ। लेकिन आप देखिए कि वेटर जाता है, थोड़ा प्रभावित होता है, मैनेजर से बात करता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि नहीं, हम लोगों यहाँ ब्लैक को यहाँ पे सर्व हम नहीं करेंगे। ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, सोचिए कि कोई व्यक्ति देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, उसका भी सम्मान नहीं हो रहा है। अंत में नाराज होके क्लेसियस क्ले ने उस अपने गोल्ड मेडल को ओहायो रिवर में फेंक दिया और अपना कंट्री भी चेंज कर लिया। बाद में मोहम्मद अली के नाम से जाने लगे क्लेसियस क्ले। सार्वजनिक स्थलों पे सबको समान अवसर देना, सबको मतलब असमानता का अधिकार, सब वहां पे कोई भेदभाव नहीं हो, सब लोगों को एक्सेस हो। पब्लिक नेचर के जो भी हैं, सिनेमा हॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन वहां पे किसी भी जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। दुकान है, मनोरंजन स्थल है, इन सारे जगहों पे सबको आप अलाउ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कि मैंने आपको कहा था कि किसी भी अधिकार
कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, आत्यंतिक नहीं हो सकता, उसमें आपको कहीं ना कहीं अपवाद क्रिएट करने पड़ते हैं, अपवाद बनाने पड़ते हैं। तो दोनों में ही अनुच्छेद में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अपवाद है। अब देखिए कि 15 में कहते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। संसद कानून बना के या कानून बना के आप इसको महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, इसको हम भेदभाव नहीं मानेंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान आप कर सकते हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। 16 में देखिए क्या अपवाद है कि पार्लियामेंट कैन बाय लॉ प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया ऑफ रेजिडेंस फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सार्वजनिक स्थलों में रेजिडेंस के आधार पर संसद को ही अधिकार है कि कानून बनाए, निवास के आधार पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। आगे बढ़ते हैं, और क्या एक्सेप्शन है। तो 15 में जो एक्सेप्शन जोड़ा गया कि सरकार जो है SC ST और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, और इसका फिर से 15(1) में जो हमने पढ़ा कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, उसका उल्लंघन हम इसको नहीं मानेंगे। विशेष प्रावधान करना यानी इक्वालिटी का मतलब है कि आपको बराबर ट्रीट करना है, लेकिन इसमें अपवाद के रूप में लिखवा दिया गया कि SC ST और सोशली सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के साथ अगर राज्य विशेष प्रावधान करता है तो ये मान्य होगा। 15(1) का उल्लंघन हम इसे नहीं मानेंगे। 15(4) में ये बात है। इसमें जो OBC के जगह पे जो वर्ड है वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SEBC। SC ST तो आप जानते हैं, यहां पे SEBC टर्म का यूज किया गया है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ये आगे चल के मंडल जजमेंट में SEBC कौन है इसको लेके सरकार ने एक्चुअली 2 कमिटी बनाई, 2 कमीशन बनाए। काका कालेलकर कमेटी सबसे पहले 1950s में, उसने कहा कि हमारे यहाँ जो बैकवर्ड क्लास हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, वो एक्चुअली बैकवर्ड कास्ट हैं, बट उस रिपोर्ट को नहीं माना गया। फिर जब सरकार मोरारजी देसाई की आई तो मंडल कमीशन का गठन होता है 1979 में। उसने भी यही आधार बनाया कि जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं वही लोग SEBC कहलाएंगे, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। जो पिछड़ी जाति के हैं उन्हीं को हमें इस 15 के तहत विशेष उनके लिए प्रावधान हम कर सकते हैं। 27% आरक्षण देने की बात करते हैं मंडल कमीशन। किसको? तो जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उनको 27% आरक्षण की बात करते हैं, जो मंडल केस के नाम से जानता है। इंदिरा साहनी जजमेंट में चैलेंज किया गया OBC जजमेंट को, उसमें वैलिड बताया गया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि बैकवर्ड कास्ट ही, जो बैकवर्डनेस जो है, पिछड़ापन है, उसका जो पैमाना होना चाहिए वो कास्ट ही होना चाहिए। जाति के आधार पर ही पिछड़ेपन हमारे यहाँ तय होगी, आर्थिक आधार पे नहीं होगी। तो जातीय आधार ही जो है सामाजिक पिछड़ेपन को दर्शाएगा। कास्ट बैकवर्डनेस शुड ओनली बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग हु इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। बाद में वो मामला सुलझ गया कि OBC को 27% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। 27% आरक्षण, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट लगा दिया कि क्रीमी लेयर के जो हैं उनको नहीं मिलेगा। तो यहां भी आप देखिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन, उचित वर्गीकरण है या नहीं, कि आप एक इनकम के ऊपर के लोगों को आप कह रहे हो कि ये क्रीमी लेयर हैं, इनको उसका फायदा नहीं मिलेगा। आरक्षण जो दिया जाएगा OBC को उसका फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग क्रीमी लेयर के नीचे हैं उन्हीं को OBC कम्युनिटी का जो आरक्षण है उसका लाभ मिलेगा। तर्कसंगत वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक और एग्जांपल आपके पास। 16 में क्या लिखा है उसी चीज को, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। यहां सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का जिक्र नहीं है। आप देखेंगे SEBC यहां पे नहीं है। SEBC सिर्फ कहां है? 15 में है, 16 में नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 15(4) की कहानी है, कभी आपको मैं बताऊंगा। चंपकम दोराई राजम वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। मद्रास स्टेट ने आरक्षण दिया जाति के आधार पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 15(1) का उल्लंघन है। जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, और आपने जाति के आधार पे शैक्षणिक संस्थान में रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद इस प्रावधान को जोड़ दिया गया कि SC ST और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है।
इनके लिए विशेष प्रावधान बनाया जा सकता है और इसको हम 15(1) जो कह रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन, उसका हम उल्लंघन नहीं मानेंगे। उसकी कहानी कभी हम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उसकी हम बात करेंगे। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात सरकारी नौकरियों में 4 और 4A दो चीजें हैं। सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण देने की बात है, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात थी, लिखा हुआ था रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। उचित अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है जनसंख्या के अनुपात में, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। 4A जोड़ा गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST OBC नहीं। इनको प्रोन्नति में भी आरक्षण की बात है, किसके लिए? सिर्फ SC ST के लिए, OBC के लिए नहीं। 77th एंड 81st अमेंडमेंट से के द्वारा इसको लाया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट एक्सेप्शन में देखें तो उसी की बात जो हम कर रहे थे, स्पेसिफिकली लिख दिए उन्होंने कि एडमिशन में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशन में आपको आरक्षण की बात करते हैं कि SC ST SEBC, SEBC को आप OBC आज के डेट में आप मान सकते हैं कि SC ST OBC के लिए आरक्षण की बात होती है। कहां पे? शैक्षणिक संस्थानों में, हायर एजुकेशन में, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, हर जगह आपको आरक्षण देना है, प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह पे। उसमें सिर्फ अपवाद क्या है कि सरकारी निजी संस्थानों में तो आप देंगे, वैसे संस्थान जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, अंडर आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 के तहत जो अल्पसंख्यक वाले संस्थान हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जामिया मिलिया या फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज क्रिश्चियन माइनॉरिटी का स्कूल है, या फिर खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ये सब सिख माइनॉरिटी है, यहां पे आपको वो आरक्षण नहीं होगा। जो अनुच्छेद 30 के तहत जो माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी वाले कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, उनमें आपको आरक्षण का, ये जो SC ST का जो आरक्षण है एडमिशन में, वो नहीं मिलेगा। वहां पे वो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए सीटें रिजर्व करते हैं, अपने जैसे सिखों के लिए आपका खालसा कॉलेज है, उस तरह से क्रिश्चियनिटी के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज, मुस्लिमों के लिए जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे जगहों पे आप अपने कम्युनिटी के लिए सीटें रिजर्व करेंगे। SC ST OBC के लिए आरक्षण नहीं होगा। अब इसमें देखिए, यहां तो आप सारे शैक्षणिक संस्थान में, यहां पे क्या है, धार्मिक संस्थाओं में अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो वहां किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए आप कह सकते हैं, कानून बना के कर सकते हैं कि यहां सिर्फ इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही लिया जाएगा, ऐसा आप किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है 16(5) में, उस धर्म का ही व्यक्ति हो, इस तरह का कानून बनाया जा सकता है। अब लास्ट आप देख लीजिए, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 2019 में ये प्रावधान लाया गया। दोनों जगह सेम जो ट्रीटमेंट SC ST OBC को था, सिमिलर ट्रीटमेंट दिया गया EWS के लिए। शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया गया और रोजगार में भी आरक्षण दिया गया, 10% की ऊपरी सीमा के साथ। 10% लिखा गया कि 10% तक आप रिजर्वेशन देंगे रोजगार में भी, और उधर 16 रोजगार में है और इधर आपका शैक्षणिक संस्थानों में, प्राइवेट निजी सब जगह 10%। EWS को भी 10% जो है रिजर्वेशन है वो उनको दिया जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं 14, 15, 16 हमने कर लिया, 17, 18, 5 जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं 17 और 18, ये आसान है। 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को हम समाप्त करते हैं, अस्पृश्यता का अंत करेंगे, छुआछूत नहीं हो सकता है, छुआछूत वाला जो भेदभाव कास्ट के आधार पर होता था उसको नहीं किया जाएगा, इससे अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये तय हुआ कि ये वाला जो प्रोटेक्शन 17 के तहत जो प्रोटेक्शन प्राप्त है, राज्य सिर्फ राज्य के प्रति नहीं बल्कि निजी व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध है। निजी व्यक्ति भी चाहे तो छुआछूत प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ भी आपको संरक्षण प्रदान है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य तो भेदभाव नहीं ही करेगा, राज्य छुआछूत करेगा, अनटचेबिलिटी करेगा तो उसके खिलाफ तो एक्शन होगा ही, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई निजी व्यक्ति भी आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। अब 17 में कहा गया है कि कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, कानून बना के। तो कानून कौन बनाएगा? तो
पूरे मौलिक अधिकार को अगर लागू करने की आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय संसद, सेंट्रल पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू इम्प्लीमेंट लॉ। तो संसद ने कानून बनाया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जिसके तहत सजा का प्रावधान दिया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति छुआछूत, अस्पृश्यता को प्रैक्टिस करता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, तो उसको सजा दिया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत यदि कोई व्यक्ति छुआछूत जैसे सामाजिक अपराध में संलिप्त है तो उसको चुनाव में लड़ने के लिए भी आप अयोग्य ठहरा सकते हैं, उसको चुनाव नहीं लड़ने दे सकते हैं, एमपी एमएलए वो नहीं बन सकता है। इस तरह की बातें हैं। तो 17 के अगेंस्ट कानून बना के आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत किया गया है। एक्सेप्शन है आपका कि मिलिट्री के जो टाइटल्स होंगे, कॉलोनल, ब्रिगेडियर, ये इसको आप एक्सेप्शन के तौर पे रख सकते हैं। या शैक्षणिक उपाधि जैसे डॉक्टरेट, पीएचडी डिग्री लोग जो हासिल करते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे, तो ये शैक्षणिक उपाधि है, इसको अपवाद में नहीं रखा गया है। वैसे टाइटल्स जैसे राय बहादुर, राजा साहेब, दीवान, ये सब जो टाइटल्स जो आपके सोशल स्टेटस को बताता था, नाम के आगे लगा दीजिए तो समझ में आ जाता है कि आप क्या हैं। महाराज, महाराजा धीराज, ये सब टाइटल्स, इसका अबोलिशन कर दिया गया क्योंकि व्यक्ति को उसके नाम, उसकी कर्म से उसकी पहचान मिले, ना कि उसके टाइटल से पता चले कि वो कौन व्यक्ति है। तो इसको अंत कर दिया गया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस के लिए, समानता के लिए, कि सभी लोग समान हो। नाम पढ़ के किसी को खास आप नहीं महसूस करें कि ये खास है, ये आम आदमी है, ये कोई खास व्यक्ति है। तो इसको एबोलिश कर दिया गया। एक बार ये मुद्दा बना था कि ये जो सरकार जो अवार्ड देती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, क्या ये आर्टिकल 18 के खिलाफ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पुरस्कार हैं, प्राइजेस हैं, दीज आर नॉट टाइटल्स। आप अपने नाम के आगे पीछे इसको नहीं लगा सकते हैं। ऑफिशियल जो आपका नाम है उसमें आप आगे पीछे इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं। ये अवार्ड है, नॉट टाइटल्स। विदेशी कई राज्य जो है टाइटल्स देते हैं। भारतीय नागरिक उन उपाधियों को नहीं ले सकते हैं, जैसे सर का टाइटल। विदेशी इंग्लैंड अगर सर का टाइटल देता है तो भारतीय नागरिक उसको नहीं ले सकता है। ये आपका 18 आपको प्रोहिबिट करता है, आप नहीं ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैं आपके लिए लाया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण है केशवानंद भारती केस 1973, जो कहता है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है, मूल संरचना में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। पार्लियामेंट को जो अमेंडमेंट की जो पावर है 368 के तहत, उसके तहत वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है, मूल संरचना में परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो इसमें प्रीएम्बल के तहत जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी या रूल ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी इक्वालिटी के प्रिंसिपल को, इक्वालिटी को जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है उसको आप हटा नहीं सकते हैं, उसको आप अमेंडमेंट के द्वारा भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती से आपका इक्वालिटी वाला जो पार्ट है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत या प्रीएम्बल में जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसको आप अमेंड करके भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये आपके कोर राइट्स हैं। इंदिरा साहनी जजमेंट, मंडल जजमेंट मैंने ऑलरेडी आपको जिक्र किया था, जिसमें 27% रिजर्वेशन की बात की जाती है। ओबीसी इन एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखा गया, उनको नहीं दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन में 50% कैप होना चाहिए, ताकि एफिशिएंसी और दोनों के बीच में, रिजर्वेशन के बीच में एक संतुलन बना रहे। 335 आर्टिकल और के बीच में जो कहता है कि एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहता है, उससे संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, इसलिए 50% कैप ऑन रिजर्वेशन कर दिया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें आप ईडब्ल्यूएस जजमेंट की भी बात कर सकते हैं, जो इक्वालिटी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी हुई होगी, समझ आपकी बेहतर हुई होगी। अब आप यूपीएससी के सवालों को जरूर, जो फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए हैं, जो इक्वालिटी से हैं, उसको जरूर ट्राई कीजिए। पीटी के नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले फंडामेंटल राइट्स को लेके, फ्रीडम, लिबर्टी की बात हम करेंगे आर्टिकल 19 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। या अगर कोई चाहते हैं कि विशेष किसी टॉपिक पे मैं पॉलिटी के कोई वीडियो बनाऊं, तो आपका स्वागत है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
और इसी तरह से आप सबों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं नए नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।